हेलो स्टूडेंट्स, योर वेलकम। मैं हूं आर के सिंह, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लास 11th में आपका केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्हें केमिस्ट्री एक बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है। उन्हें लगता है कि किस तरह से ये फार्मूलाज हैं जो बनते हैं, कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं केमिस्ट्री के साथ, ये बहुत ही आसान है और मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ें। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे अपने सिलेबस को, ठीक है? चलिए। क्लास 11th केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की जो मेन बुक है वो है आपकी एनसीईआरटी बुक। और ये जो एनसीईआरटी बुक है ये इसके दो पार्ट्स हैं। एक है आपका पार्ट 1 और दूसरा है पार्ट 2। यह जो पार्ट 1 है एनसीईआरटी की, ये बेसिकली यह फिजिकल केमिस्ट्री है, जबकि पार्ट 2 में आपका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपने देखा था कि क्लास 10 में ये जो केमिस्ट्री है एज अ होल सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पर यह फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बंटा हुआ है। और ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है इसके जो चैप्टर्स हैं वो क्या कौन कौन से हैं? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, इसके बाद है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके बाद है केमिकल बॉन्डिंग, इसके बाद है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसके बाद है गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट के बाद है आपको थर्मोडायनेमिक्स, और इसके बाद है इक्विलिब्रियम, जिसमें फिजिकल और केमिकल दोनों तरह के इक्विलिब्रियम के बारे में जानेंगे। जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये है आपका हाइड्रोजन है। सबसे पहले है रेडॉक्स रिएक्शन, सबसे पहले है आपका रेडॉक्स रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। इसके बाद है हाइड्रोजन है, इसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक, जिसमें हम जानेंगे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक, इसमें हम जानेंगे ग्रुप 12, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 के बारे में। जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसके अलावा है हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स में आपको पढ़ने हैं एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस और बेंजीन, ठीक है? जबकि हाइड्रोकार्बन्स के बाद है आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है? तो ये कुल मिलाकर के आपका क्लास 11th का केमिस्ट्री का सिलेबस है, ठीक है? ये एनसीईआरटी के बुक 1 में है, जबकि ये एनसीईआरटी के बुक
2 में है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। चूंकि हम जा रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ने, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि केमिस्ट्री है क्या, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स 2 चीजों से बना है। एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी। एनर्जी का जो स्टडी है इसको हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। स्टडी ऑफ एनर्जी is called thermodynamics. एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट फॉर्म, व्हाट इज एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन्स ऑफ एनर्जी एंड द लॉज एसोसिएटेड विद दोज कन्वर्जन। तो ये सारे जो हैं हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। जबकि दूसरा जो कंपोनेंट है वो है मैटर, और ये जो मैटर है इसके स्टडी को कहते हैं स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। इसको क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री। ठीक है, तो हमारा यूनिवर्स जो है ये बना है मैटर से और एनर्जी से। एनर्जी का स्टडी थर्मोडायनेमिक्स है, जबकि मैटर का स्टडी क्या कहलाएगा? केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर क्या है, मैटर किन चीज़ों से बना होता है, इसके पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, जैसे कि एटम है, मॉलिक्यूल है, आयंस है। तो चूंकि मैटर बना है पार्टिकल से और मैटर का स्टडी केमिस्ट्री है, इसलिए पार्टिकल्स का स्टडी भी केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, अब यहां देखिए, सबसे पहले ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री वो कौन थे? तो एंटोनी लॉरिएंट लेवॉइजियर, दैट मीन्स AL लेवॉइजियर। आप केवल लास्ट जो नेम है इसको याद रख सकते हैं। तो इनको क्या कहा गया? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, जबकि फादर ऑफ साइंस कौन है? एरिस्टोटल है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे मैटर के बारे में। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? मैटर। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग that occupies space, that means has volume. Anything that occupies space, has mass or weight, can be felt with our senses and offers resistance is called matter. Okay, and matter जो होता है, matter is made of particles. ये जो हैं पार्टिकल से बने होते हैं। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो सकते हैं? तो ये हो सकता है आपको एटम्स, हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स, और क्या हो सकते हैं? आयंस। आयंस में आप जानेंगे किसके बारे में भाई? केटायंस और एनायंस। ये जो केटायंस होते हैं ये पॉजिटिव आयंस होते हैं, एनायंस जो होते हैं नेगेटिव आयंस होते हैं। तो मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी जो स्थान घेरे, यानी जिसमें वॉल्यूम हो, हैज मास और वेट एंड कैन बी फेल्ट विथ आवर सेंसेस एंड ऑफर्स रेजिस्टेंस, यानी जिसको हम महसूस कर सकें अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा, जिसको हम महसूस कर सकें, और जो रुकावट पैदा करता है वही क्या है? मैटर है। और मैटर किससे बना है? पार्टिकल्स है। इसके पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? एटम है, मॉलिक्यूल है, आयंस है। जो आयंस हैं वो कितने तरह के? तो 2 तरह के, केटायंस और एनायंस। केटायंस कैसे बनते हैं? तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो बनता है केटायन, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो बनता है एनायन। इसको आप पहले नोट कर लीजिए। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जानेंगे।
तो मैटर जो है ये किससे बना है? सबसे पहली बात, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, जो आपने सीख लिया है। और ये जो पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि हम इसका इमेजिन भी नहीं कर पाए। यदि एक चम्मच है और एक चम्मच में यदि हमने एक नमक ले लिया और यदि नमक के पार्टिकल्स को यदि पूरे दुनिया के लोग गिनना शुरू करें और एक सेकंड में यदि एक पार्टिकल को गिना जाए तो पूरे पार्टिकल्स को गिनने में 50 लाख से भी ज़्यादा समय लग जाएगा। यानी कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, ये इतने छोटे होते हैं। तो क्या हम देखेंगे? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं। सबसे छोटा जो एटम है वह क्या है? हाइड्रोजन का है, और उस एटम का जो रेडियस होता है वो ऑलमोस्ट 10⁻⁻10 मीटर का होता है, यानी कि लगभग 1 एंगस्ट्रॉम का होता है। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स ऑफ मैटर are held together by mutual force of attraction, which is called, बुक्स में जनरली क्या दिया है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन केवल जो मैटर है वो केवल मॉलिक्यूल से बना हुआ नहीं है, वो एटम से भी बना हुआ है, वो आयन से भी बना हुआ है। तो हम बेटर इसको कह सकते हैं कि ये इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं। यानी द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज कॉल्ड इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। या यदि आपको सुविधा है तो इसको कह दीजिए क्या भाई? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एम्प्टी स्पेस होता है, जिसको क्या कहते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। एम्प्टी स्पेसेस or voids are found, which are called क्या कहलाते हैं? इंटरपार्टिकल स्पेस, या इसी को कह सकते हैं आप इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, इसके बाद क्या है भाई? पार्टिकल्स ऑफ मैटर are continuously moving। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, और चूंकि वो मूव करेंगे तो उनके पास वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, थर्मल एनर्जी भी होगा। यानी कि क्या कहेंगे हम? पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज पॉजेस some thermal and kinetic energies। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम देखेंगे कि मैटर को 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है। एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा जो है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन, और तीसरा हम लिख सकते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस तरह से क्या है? तो मैटर को 3 बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।
तो आप इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है मैटर का, इसमें मैटर को क्लासिफाई किया गया 6 फिजिकल फॉर्म्स में। मैटर हैज बीन क्लासिफाइड into 6 physical forms। जनरली बुक्स में 3 के बारे में डिटेल जानकारी मिलती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन बाकी जो 3 हैं उसकी जानकारी बहुत ही कम है। वो देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो एक तो हो गया आपको सॉलिड्स, दूसरे हो गए लिक्विड्स, तीसरा हो गया आपको गैसेस, 4 पे है प्लाज्मा, 5 पे है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और 6 पे है फर्मियोनिक कंडेंसेट। यूनिवर्स में जितना भी मैटर है उसका 98% जो है यह क्या है, प्लाज्मा है। चाहे वो आपका सन हो, स्टार्स हो, या फिर आपका जो फ्लोरिसेंट बल्ब्स हैं, उन सब में प्लाज्मा ही पाया जाता है। जबकि बाकी जो 2 मैटर के फिजिकल फॉर्म्स हैं, इनको आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में क्रिएट किया गया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इस केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को जो है 2 भागों में बांटा गया है। Matter has been classified into 2 parts and they are, वो कौन कौन से हैं? तो एक है आपका प्योर मैटर और दूसरा है इम्प्योर मैटर। ये क्या हो गया आपको? इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर क्या है? जो एक ही तरह के पार्टिकल से बने होते हैं, मेड ऑफ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स। जबकि ये जो इम्प्योर मैटर हैं, ये किससे बने होंगे? मेड ऑफ डिफरेंट, मेड ऑफ 2 or more different kinds of particles। ठीक है, ये जो प्योर मैटर है इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं भाई? सब्सटेंस। केमिस्ट्री में सब्सटेंस किसको कहते हैं? प्योर मैटर को। ठीक है, जबकि इम्प्योर मैटर को कहा जाता है मिक्सचर। यह क्या है आपका? मिक्सचर है ना। ये हल्दीराम भुजिया वाला का मिक्सचर नहीं है, जरा ध्यान से, है ना। तो ये देखिए प्योर मैटर, ये जो सब्सटेंस हैं ये भी 2 तरह के हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका एलिमेंट, एलिमेंटी, है ना। ये देखिए एल है, एम है, एन है, टी है, एलिमेंटी है आपका, एलिमेंट है। और दूसरा क्या है? कंपाउंड। ये क्या है आपका? कंपाउंड। ठीक है, जबकि इम्प्योर मैटर यानी मिक्सचर जो 2 तरह के हैं। कौन कौन से हैं? होमोजीनियस और दूसरे कौन हैं? हेटेरोजीनियस। आप लोग क्लास 9th में इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ये जो एलिमेंट्स हैं ये भी 3 तरह के हैं। कौन कौन से भाई? तो एक हैं आपके मेटल्स, दूसरे हैं नॉन मेटल्स और क्या है? मेटलवाइड्स, जिसको हम लोग सेमी मेटल्स भी कहते हैं। ये क्या हैं? सेमी मेटल्स। ये जो मेटल्स हैं इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जबकि ये मेटलवाइड्स या सेमी मेटल्स जो हैं ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टीज पाई जाती है। इसमें हम नोबल गैस को या इनर्ट गैस को नहीं रखते हैं, क्योंकि जो गैसेस हैं उनको हम फिजिकल फॉर्म्स ऑफ मैटर के अंतर्गत गैस में रखते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो गैसेस हैं, नोबल गैसेस जो हैं, उनको हम एलिमेंट नहीं मानते हैं, उसको हम क्या मानते हैं? मैटर का एक फिजिकल फॉर्म मानते हैं।
जबकि ये जो कंपाउंड्स होते हैं, ये कंपाउंड्स भी दो तरह के हो गए। एक हो गया आपका कोवेलेंट या फिर ऑर्गेनिक, और दूसरा जो है ये हो जाएगा आपको आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट, या इसी को हम कह सकते हैं इनऑर्गेनिक। और ये भी जो हैं दो तरह के होते हैं, एक होगा आपको स्टोइकियोमेट्रिक और दूसरे जो होते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। ये जो जनरली जो हम लोग कंपाउंड्स जो अभी तक हमने देखा है वो सारे क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक हैं। इनका कंपोजिशन फिक्स होता है, इसमें जो भी कंपोनेंट एलिमेंट्स होते हैं ये होल नंबर रेशियो में होते हैं। जबकि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक जो भी कंपाउंड्स हैं इनका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है, और जो भी इसके कंपोनेंट एलिमेंट्स हैं वो होल नंबर रेशियो में नहीं होते हैं। जबकि होमोजीनियस मिक्सचर, यहां देखिए होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, एक ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टी हर जगह पर एक जैसा है, तो वो होमोजीनियस है, और इसको हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है आपको सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। जो कंपोनेंट कम अमाउंट में है या फिर जो डिसॉल्व हो जाता है वो क्या है, सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में है, जो अपने भीतर किसी भी चीज को डिसॉल्व कर लेता है, तो यह क्या है, सॉल्वेंट। वैसे यदि किसी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट क्या है, लिक्विड है या फिर वाटर है, तो वो ऑलवेज क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मास। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए जनरली जो सॉल्यूशंस हैं उसमें कम से कम दो कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट है वो कहलाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। जबकि यदि तीन है तो टर्नरी, चार है तो क्वाटर्नरी, और इस तरह से होगा। ठीक है, ये जो हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर है इसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म होता है। कहीं पर एक कंपोनेंट ज्यादा होगा तो कहीं दूसरे जगह पर दूसरा कंपोनेंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हेट्रोजीनियस जो हैं इनको भी दो भागों में बांटा गया। एक है आपका सस्पेंशन और दूसरा क्या है, कोलोइड। इसमें ये जो होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल होता है, इसके पार्टिकल का साइज जो होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। जबकि सॉल्यूशन से बड़े साइज होते हैं पार्टिकल्स के, किसमें, कोलोइड्स में, और सबसे बड़ा जो पार्टिकल का साइज होता है सस्पेंशन में। यानी सस्पेंशन जो है उसके पार्टिकल का साइज सबसे बड़ा है, जबकि कोलोइड के पार्टिकल का साइज सस्पेंसर और सॉल्यूशन के बीच का होता है। ये सस्पेंशन जो है यह अनस्टेबल होता है, यदि हम अनडिस्टर्ब इसको छोड़ दें तो जो कंपोनेंट है जो कि डिसॉल्व नहीं होता है वो नीचे जाकर के सेटल हो जाता है। ठीक है, जबकि कोलोइड जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं, इसके कंपोनेंट्स, इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देने पर भी इसके कंपोनेंट सेटल नहीं करते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सस्पेंशन और कोलोइड, यदि सस्पेंशन जो है तुरंत बना है, ठीक है, और जो कोलोइड है, यदि तुरंत बने हुए सस्पेंशन से हम लाइट को पास कराएं या कोलोइड से लाइट को पास कराएं, तो इसके पार्टिकल का साइज इतना होता है कि वह लाइट को क्या कर देता है, स्कैटर कर देता है। और लाइट के स्कैटर कर देने की वजह से सस्पेंशन से होकर और कोलोइड से होकर के जो लाइट का पाथ है वो विजिबल हो जाता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट कौन शो करेगा, सस्पेंशन भी, कोलोइड भी। लेकिन यदि सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब थोड़ी देर छोड़ दें तो ये सेटल हो जाता है, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। इसलिए सस्पेंशन जो है बहुत देर तक टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, लेकिन ये कोलोइड जो है ये ऑलवेज टिंडल इफेक्ट शो करता है। और कोलोइड्स का एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि क्या है, आप दूध है, इंक है, यदि दूध को आप पानी में मिला दें, इंक को पानी में मिला दें, तो ये क्या बनाता है, सस्पेंशन। ऐसे भी दूध जो है ये कोलोइड है, दूध जो है वो क्या है, कोलोइड है। इसको आप नोट कर लीजिए।